Hello my dear students. Today we are going to continue the chapter solutions. Chapter solutions आपने पढ़ा था solubility of gas in a liquid. जब गैस लिक्विड में soluble होती है, जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो कितने एक्सटेंट तक soluble होती है, वो हेनरीज लॉ से हमने पढ़ा था. इसके बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो हम बस अभी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. दिस इज द इक्वेशन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो उसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं. तो क्योंकि ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ये हेनरी ने दिया था. सो इट इज दिस कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द राउल्ट्स लॉ. नाउ नेक्स्ट जो हम राउल्ट्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए राउल्ट्स लॉ के लिए कि जब दो लिक्विड्स, जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको हम मिक्स करेंगे तो what will be the vapor pressure, how the vapor pressure will, how it will create an impact. Now what is this vapor pressure? Vapor pressure क्या होता है? जब हम एक प्योर लिक्विड को ले रहे हैं एक कंटेनर में, तो उस लिक्विड के पार्टिकल्स जब वेपर फेज में जाते हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर. सो लुक हियर, we have taken two containers and liquid 1 in first container, liquid 2 in the other container. liquid 1 के particles liquid phase में है. यहाँ पे liquid 1 के particle यहाँ liquid phase में है और यहाँ gas phase में है. क्योंकि liquid 1 के particle जब gas phase में जाएंगे तो वो अब vapors बन गए हैं. उस particular temperature पर जब वो pressure exert करेंगे तो वो एक इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है. ओनली वन लिक्विड इज प्रेजेंट इन द कंटेनर. वो लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर फेज में और वो वेपर फेज में इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ. देयर इज एन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? जितने पार्टिकल्स वेपर फेज में जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स वापस से उतने ही रेट से लिक्विड में वापस आ रहे हैं. So there is an equilibrium between the vapors and the liquid solution. Now the pressure exerted by these vapors which are in equilibrium at a particular temperature, it is known as the vapor pressure of the liquid. ये जो vapor pressure है ये further dependent है दो चीज़ों पर, एक तो nature of the liquid और एक temperature. नेचर ऑफ द लिक्विड कैसा है? अगर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं जो लिक्विड के पार्टिकल्स को लिक्विड में ही होल्ड करके रखते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा. और अगर वो वीकली बॉन्डेड हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में लेस इंटरेक्शन है, तो वो इजीली वेपर फेज में जा पाएंगे मॉलिक्यूल्स. वन रीजन इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर. सेकेंडली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और पार्टिकल्स अपने वेपर फेज में इजीली जा पाएंगे. अब आप इसको समझो, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की जब मिक्सिंग होगी, लिक्विड 1 अगर हम सेपरेटली लिक्विड 1 कंसिडर करते हैं, देन सी इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली लिक्विड 1, देन लिक्विड 1 के ही पार्टिकल्स उसके वेपर फेज में प्रेजेंट है. तो प्योर लिक्विड 1 है, उसमें ओनली लिक्विड 1 इज प्रेजेंट. तो वेपर फेज में भी जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड 1 के ही हैं. ऐसे ही दूसरे कंटेनर में लिक्विड 2 है, लिक्विड 2 के पार्टिकल्स लिक्विड फेज में है और वो ही पार्टिकल्स वेपर फेज में प्रेजेंट है. तो जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पर है दैट इज ड्यू टू द प्योर लिक्विड. उसके अंदर और कोई मिक्सिंग ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर अपने प्योर लिक्विड की वजह से है. जब हम उनको मिक्स करेंगे, ऑन मिक्सिंग इट वॉज फाउंड बाय राउल्ट, सो इट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ.
ये राउल्ट ने फाइंड किया था, केमिस्ट। तो ऑन मिक्सिंग व्हाट हैपन्स, लिक्विड 1 को लिक्विड 2 में जब मिक्स करेंगे, और ये दोनों लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिसिबल मतलब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स हैं, तब जब इनकी मिक्सिंग होगी, इनके जो पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे, they will create a vapor pressure. Okay, this vapor pressure will be there when these vapors are in equilibrium with the liquid particles, with the solution. यहाँ दो liquids की mixing हो गई है, so this is a solution. So in this solution is in equilibrium with these vapors at a particular temperature. So there is a vapor pressure. Now these vapors can be represented by P1 naught. ये P1 naught जो हमने साइन रिप्रेजेंट किया है, this is for pure liquid 1 vapors. P2 naught represents the vapor pressure of pure liquid 2. Then when a solution is formed on mixing of particles 1 and 2, liquid 1 और 2 की mixing से जो solution बनता है, उसके ऊपर जो vapor phase है, that is due to these two liquids, इनके particles जब vapor phase में गए हैं, तो एक को हमने इस black circle से represent किया है, and the other one is represented like this, a white circle. So this particle 1, this is creating a pressure that is represented by P1. ये partial pressure है, क्योंकि ये pure pressure नहीं है, ये pure solvent की वजह से नहीं है, यहाँ पे solution है, solution में दोनों components present हैं, तो जो pressure होगा वो दोनों components की वजह से होगा. अगर उसके अंदर 5 components हैं, तो जो भी total pressure होगा कंटेनर के अंदर, वो 5 components की वजह से होगा, तो वो पार्शियल प्रेशर होगा, वो प्योर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम P1 नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P2 नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 कंपोनेंट प्रेशर एंड सेकेंड कंपोनेंट प्रेशर, और वो बस तब शो हो रहा है जब एक ही पार्टिकल्स वेपर फेज में जा रहे हैं और अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर 2 पार्टिकल्स हैं या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो सब पार्टिकल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो देयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. सो हियर P1 represents the partial pressure of component 1 and P2 represents the partial pressure of component 2. या आप ऐसे भी बोल सकते हो, P1 is the partial pressure of liquid 1 and P2 is the partial pressure of liquid 2. Now in case of Raoult's law, we are talking about mixing of 2 volatile liquids. Volatile liquids क्या होते हैं? जो रूम टेम्परेचर में ही वेपर फेज में चले जाते हैं, इजीली वेपर फेज में चले जाते हैं, एट अ वेरी लो टेम्परेचर दे गो टू द वेपर फेज. तो रूम टेम्परेचर से कम में अगर वो वेपर फेज में चले जाएंगे, तो रूम टेम्परेचर पर इफ़ यू ओपन अ बॉटल ऑफ सच अ वोलेटाइल लिक्विड, वो वेपर फेज में ही चले जाएंगे और वो बॉटल खाली हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एसीटोन अगर हम ले लेते हैं एक बॉटल में और उसको कवर ना करें उस बॉटल को, तो थोड़ी देर में ही एसीटोन वेपर फेज में चला जाएगा. इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड. फॉर एग्जांपल हम डीजल या केरोसिन या पेट्रोल ले लेते हैं, तो पेट्रोल एंड दीज प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, दीज आर वेरी वोलेटाइल कंपोनेंट्स. ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ये जल्दी से अपने वेपर फेज में चले जाते हैं. ज़रा सी हीट एनर्जी उनको मिलती है, जो भी रूम में रूम टेम्परेचर अवेलेबल है उसको ही एब्जॉर्ब करके ये वेपर फेज में चले जाते हैं. सो दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स. नाउ वी आर मिक्सिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स. ऐसे 2 वोलेटाइल लिक्विड्स की जब मिक्सिंग करेंगे तब क्या होगा? दैट इक्वेशन इज गिवन बाय राउल्ट. सो दैट इज राउल्ट्स लॉ. According to Raoult, when a solution is formed by mixing of 2 miscible liquids, then
the partial pressure of one liquid is directly proportional to the mole fraction of that component. Let's see it again. Partial pressure of one component is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution. तो अगर हमने दो लिक्विड्स लिए हैं और हम लिक्विड 1 के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे, तो लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन. ओके, एंड सिमिलरली वी कैन से that partial pressure of component 2 is equal to, or partial pressure of component 2 is directly proportional to mole fraction of component 2. mole fraction को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं काई, और you can write x here, तो इसको हम काई बोलते हैं, ग्रीक लेटर. so mole fraction of 1 is directly proportional to the vapor pressure. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हो तो आप कोई कांस्टेंट लिखते हो. इन दीज केसेस इट वाज फाउंड कि वो जो कांस्टेंट ऑब्टेन होता है वो उनके स्टैंडर्ड प्रेशर के इक्वली होता है. कौन सा स्टैंडर्ड प्रेशर, कौन सा प्योर प्रेशर? प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 जो हमने अभी बात की थी, जिसकी प्योर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट 1 एंड प्रेशर ड्यू टू प्योर लिक्विड 2. प्रेशर ड्यू टू pure liquid 1 P1 naught, pressure due to pure liquid 2 P2 naught. तो वो उसके पार्शियल प्रेशर के ही इक्वल आता है कांस्टेंट, इसलिए हम उस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देते हैं. ऑल दिस वाज डन बाय राउल्ट. हम इसे पढ़ रहे हैं, इट वाज ऑलरेडी डन बाय राउल्ट. दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वाज फॉर्म्ड बाय राउल्ट, सो दिस इज नोन एज राउल्ट्स लॉ. और ये जो कांस्टेंट आया, ये ऑब्टेन किया, ये इसी के इक्वल आया. अगर आप पार्शियल प्रेशर इस सॉल्यूशन में, अगर आप पार्शियल प्रेशर फाइंड कर रहे हो कंपोनेंट 1 के लिए, ये है पार्शियल प्रेशर. लुक हियर, ये सॉल्यूशन है जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं वो, जो इजीली वेपर फेज में चले जाते हैं. सो हियर एन इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड विद द वेपर्स ऑफ 1 and 2 एंड द सॉल्यूशन. तो अगर हम वेपर्स पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं एक कंपोनेंट के लिए, तो वो कंपोनेंट जो वेपर फेज में प्रेजेंट है, उस कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ऑन द लिक्विड, उसको उसका वेपर प्रेशर बोलेंगे. वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, तो वो टोटल वेपर प्रेशर नहीं है. अभी दूसरा भी लिक्विड है उसमें, वो भी वेपर फेज में जा रहा है, उसकी वजह से भी प्रेशर है. सो टोटल प्रेशर होगा दोनों की वजह से. तो अगर एक की बात करनी है तो हम उसको टोटल प्रेशर नहीं बोल सकते, हम उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. सो दिस इज पार्शियल प्रेशर, और इसको साइन है P1. P1 है लिक्विड 1 के लिए और P2 है लिक्विड 2 के लिए. उसको आप कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 भी बोल सकते हो. सो P1 P2. नाउ लुक हियर, दिस P1 is directly related to, directly proportional to mole fraction of this component in the solution. इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली P2 किसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा? X2 के. कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह कंपोनेंट 1 के लिए P1 नॉट ले रहे हो, क्योंकि इट वाज फाउंड कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाते हो और इसकी वैल्यूज फाइंड करते हो, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है, जैसे हमने हेनरीज लॉ के लिए भी डिटेल में पढ़ा था कैसे आती है कांस्टेंट वैल्यू, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू ऑब्टेन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, वो कांस्टेंट वैल्यू इसके इक्वली होती है प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर के इक्वल. प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कब होता है? जब ओनली 1 लिक्विड प्रेजेंट होगा, तब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 होगा. P2 नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर ड्यू टू प्योर लिक्विड 2. ऐसे ही
जब हम P2 के लिए फाइंड करते हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, तो हम उसको P2 नॉट लिख सकते हैं। तो राउल्स लॉ आपको एक स्टेटमेंट बताता है। राउल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर टू और मोर miscible volatile liquids, the partial pressure of one component is directly proportional to the mole fraction of that component, and this can be further written as P1 is equal to P1 naught into X1, where P1 is the partial pressure of component 1, P1 naught is the vapor pressure of pure component 1, and X1 is the mole fraction of component 1. Similarly, आप दूसरे लिक्विड के लिए भी ये लिख सकते हो। For the second liquid, similarly you can write, जब आप दूसरे लिक्विड के लिए भी ये लिखोगे तो आपकी क्या एक्सप्रेशन आएगा? P2 is equal to P2 naught into X2. This is the expression that you will get. Similarly, now then we can talk about the total pressure. सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर बन रहा है वो दोनों कंपोनेंट्स की वजह से है, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की वजह से है। दिस वाज गिवन बाय डाल्टन, सो दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज P total is equal to P1 plus P2. This P1 is equal to what we can substitute here instead of partial pressure P1. फिर से देखो, partial pressure of P1 plus P2 is equal to total pressure. जो solution में total pressure था, this solution इसमें जो ये total pressure बन रहा है that is because of P1 and P2. तो हम इसको P total के equal लिख सकते हैं. We can write it as P total. Then P total is equal to P1 plus P2. P1 की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगी X1 इंटू P1 नॉट फ्रॉम हियर। P2 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगी X2 इंटू P2 नॉट। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। X1 और X2 दो कंपोनेंट्स हैं, अगर only two components are there, then X1 plus X2 is equal to 1. You know that the sum of the mole fractions is equal to 1. आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। तो जब हम सारे फ्रैक्शंस को जोड़ देंगे तो हमें एक होल मिल जाएगा 1. So that's similarly that way we can write it as X1 को हम 1 minus X2 लिख सकते हैं. We have written it here. We have replaced X1 mole fraction of 1. We have replaced by 1 minus mole fraction of component 2, 1 minus X2. So 1 is written as this, rest as it is, सब कुछ as it is. Next step में इसको multiply कर लो आप, P1 naught minus X2 P1 naught plus X2 P2 naught. फिर इसको आप रीअरेंज कर दो। आप रीअरेंज करोगे तो आप X2 कॉमन ले लोगे और आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा P1 naught plus P2 naught minus P1 naught in bracket multiplied by mole fraction of component 2. तो आपको P total की वैल्यू मिल गई P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into X2. तो ये जो फाइनल रिलेशन हमें मिला है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम टोटल प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इसकी जगह आपने जैसे ये चेंज किया है, X1 को आपने 1 माइनस X2 लिया है, ऐसे ही आप इसको दोबारा से रीराइट कर सकते हो। आप इस बार X2 चेंज कर सकते हो 1 माइनस X1 में, तो ये आपका जो फाइनल रिलेशन है ये चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो यहाँ आपको P टोटल मिला है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये डिपेंडेंट है ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, तब वो डिपेंडेंट हो जाएगा ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ओके, तो वी कैन से दैट द रिलेशन वी हैव अराइव्ड एट P total, that P total can be related to the total vapor pressure of any solution of volatile liquids can be
can be directly related to the mole fraction of any one component. अब आपको ये समझना है दिस ग्राफ. आपने ये इक्वेशन समझ ली, P1 की इक्वेशन, P2 की इक्वेशन, टोटल प्रेशर की इक्वेशन, टोटल प्रेशर की इक्वेशन दैट यू हैव स्टडीड जस्ट नाउ. तो ये इक्वेशन समझने के बाद अब आपको ये ग्राफ समझना है. लुक एट दिस ग्राफ हियर. 1 minute. Here what you need to understand is we have taken mole fraction of component A as 0. फर्स्ट वाले लिक्विड का लिक्विड 1 बोल सकते हो आप उसे, आप उसको A कंपोनेंट भी बोल सकते हो. तो A कंपोनेंट के लिए हमने 0 ले लिया मोल फ्रैक्शन, और धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है टुवर्ड्स 1. जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है तब ये लीनियर ग्राफ मिलता है आपको. तो ये जो लीनियर ग्राफ आपको मिला है, दिस इज फॉर दिस इक्वेशन P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1. इसके लिए मिला है ये आपको P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1. इसके लिए आपके पास ये वाली डॉटेड लाइन आई है. सिमिलरली फॉर द अदर कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मोल फ्रैक्शन 1 है और हम मोल फ्रैक्शन 0 की तरफ जा रहे हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसका मोल फ्रैक्शन इनिशियली 0 है एंड देन इट इज इंक्रीजिंग. तो उसके लिए ये लीनियर ग्राफ आपको मिलता है फॉर मोल फ्रैक्शन. तो ये आपको मिलता है इक्वेशन 2 के लिए. P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2. तो यहाँ से ये एक लीनियर ग्राफ मिला है. इसके लिए आपको यहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो. तो आपको स्लोप क्या मिलेगा? स्लोप आएगा आपका P1 नॉट. P1 नॉट इस ग्राफ के लिए, इस लाइन के लिए स्लोप है, और दूसरी लाइन के लिए स्लोप क्या है आपका? P2 नॉट, PB नॉट, वो आपका स्लोप है दूसरी लाइन के लिए. वहां से आपको ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. इस लीनियर ग्राफ से आपको PA नॉट की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. दूसरे ग्राफ से आपको P2 नॉट की कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. एक का मोल फ्रैक्शन 0 है. यही वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तब भी आपको ये लीनियर कर्व मिलेगा. एक्सपेरिमेंटली भी यही लीनियर कर्व आपको मिलेगा. सो दिस इज फॉर वन फर्स्ट लिक्विड, दिस इज फॉर द सेकेंड लिक्विड. और ये पार्शियल प्रेशर्स हैं लिक्विड्स के. दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स. जब आप टोटल प्रेशर फाइंड आउट करोगे तो टोटल प्रेशर के लिए, जैसे कि आपने डाल्टन्स लॉ में भी देखा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB. तो इन दोनों का सम इस लाइन से रिप्रेजेंट होगा, और ये इन दोनों का सम रिप्रेजेंट कर रही है लाइन. इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज PA प्लस PB. So this line represents total pressure that is given by the partial pressure of the two components. So this is for a binary liquid. Binary मतलब 2 components होते हैं जिसमें, तो जितने भी components हैं सबका sum हो जाता है. This one is for binary liquids. Only 2 components are there. Now after understanding all these things, we are going to take a look at the ideal solutions and non-ideal solutions. सॉल्यूशंस की हमने बात कर ली कि कब सॉल्यूशंस कैसे मिक्स होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं,